यस मैम ठीक है। ठीक है, तो हाँ दिख रहा है। यस ठीक है, ठीक है, चलो, अगर आई होप कि प्रॉब्लम और नहीं होगा, अगर होता है तो बाद में देखते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, तो हम लोग जस्ट इतना सा ही कर पाए। देखो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि टाइम कीपिंग क्या होता है। ठीक है, टाइम कीपिंग का मतलब एक बार फिर से बता देते। देखो, टाइम कीपिंग क्या होता है, इससे हमें क्या बेनिफिट होता है। टाइम कीपिंग का मतलब कुछ नहीं, जैसे तुम लोग स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, तो अटेंडेंस रजिस्टर आता है, उसमें रिकॉर्डिंग होता है ना, वही वाला। ठीक है, टाइम कीपिंग, लेबर कितना टाइम काम कर रहा है उसका रिकॉर्डिंग। और इससे हमें बेनिफिट ये होता है, हम लोग लेबर का पेरोल रेडी कर पाते हैं, उनका एम्प्लॉय कॉस्ट असर्टेन कर पाते हैं, कंपनी अपना एम्प्लॉय कॉस्ट कंट्रोल कर पाती है, डिसिप्लिनरी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, ओवर टाइम कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं, आइडल टाइम कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं, ओवर टाइम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज कर सकते हैं। अब दो मेथड होता है मेनली, एक होता है मैनुअल मेथड और दूसरा होता है मशीन और ऑटोमेटेड। ठीक है, मशीन और ऑटोमेटेड मेथड। मैनुअल मेथड मतलब जैसे मान लो अटेंडेंस रजिस्टर, जैसे स्कूल कॉलेज में होता है। ठीक है, अटेंडेंस रजिस्टर एक रहता है, टीचर एक अटेंडेंस रजिस्टर लेके आते हैं, फिर वहां पर रोल नंबर वाइज कॉल करते रहते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट 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 बोल के, जो जिनका प्रेजेंट का आंसर आता है, मतलब जो बोलते हैं हाँ हम प्रेजेंट है, उनको प्रेजेंट का टिक कर दिया जाता है, जिनका आंसर कुछ नहीं आता है यानी कि जो एब्सेंट है उनको एब्सेंट ट्रीट कर दिया जाता है। यहाँ पर भी वैसे मैनुअली अटेंडेंस रजिस्टर के थ्रू से हम लोग लेबर कौन आया है और कौन नहीं आया है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और दूसरा हो जाता है कि अगर हम लोग ऐसा कुछ यूज करें लाइक मेटल या फिर डिस्क या फिर टोकन मेथड। ठीक है, मतलब जैसे मेट्रो में होता है ना, एक टोकन दे देता है। ठीक है, फिर वो टोकन है जिसके पास, मतलब उसके पास वैलिड टिकट है, और अगर नहीं है तो फिर उसके पास वो निकल नहीं सकता है ना। जैसे रेल स्टेशन में तो ऐसा नहीं हो सकता, अगर तुम पकड़े गए टीटी के पास तो बात अलग है, नहीं तो ऐसा नहीं कि तुम आउट नहीं हो पाओगे। ठीक है, मतलब एंटर और एग्जिट नहीं कर पाओगे। लेकिन मेट्रो में ऐसा है कि एग्जिट हम लोग कर नहीं सकते। ठीक है, वहां पर भी बहुत से लोग कर सकते हैं कुछ भी, मतलब अनएथिकल काम, वो बात अलग है, लेकिन टोकन जब तक नहीं डालोगे तो फिर एग्जिट नहीं कर पाओगे। तो ये भी देखो, लेबर के लिए भी ऐसा हो सकता है कि उनके लिए कोई स्पेसिफिक मेटल डिस्क या टोकन यूज मतलब दिया गया है सभी को। ठीक है, वो इसको यूज करके अपना अटेंडेंस को बुक कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया सभी मैनुअल मेथड। जैसे ये देखो, ये भी कोई एक आएगा, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन आके रजिस्टर में लेबर लोगों का नाम जो है रजिस्टर कर लेगा, या फिर लेबर लोगों को मेटल या डिस्क या टोकन दे दिया जाएगा। जब भी वो लोग एंटर करेंगे उस टोकन को, कुछ एक प्रोसेस होगा, ठीक है, उस प्रोसेस से एंटर करेंगे। ठीक है, टोकन का डिपॉजिट का मतलब ही हो गया वो आ गए, फिर जाने के टाइम पे वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस वो अलग होता है, वो मशीन होता है। ठीक है, ये भी, ये मशीन मतलब ये पूरा पूरी मशीन नहीं है ना, यहाँ पर क्या है, ह्यूमन बीइंग को क्या करना पड़ेगा, मतलब टोकन के थ्रू से हम लोग अपने रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, मतलब रजिस्टर कर रहे हैं अपने आप को कि हाँ हाँ आज हम लोग अटेंड है। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पर मशीन में आ जाएगा बायोमेट्रिक, ये देखो पंच कार्ड। ठीक है, कार्ड पंच करके हम लोग अपना अटेंडेंस बुक कर सकते हैं, मतलब लेबर अपना अटेंडेंस बुक कर सकता है, और यह हो जाता है बायोमेट्रिक। ठीक है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस। ठीक है, ये देखो यहाँ पर क्या, जैसे देखो ये जो मैनुअल मेथड, इसको क्यों बोल रहे पता है, मेटल या डिस्क हो सकता है, किसी एक सुपरवाइजर को रख दिया गया है जो इसको ऑपरेट करता है, मतलब मान लो टोकन लेबर नहीं डाल के वो सुपरवाइजर को देना पड़ता है, ऐसा भी तो हो सकता है। टोकन मशीन में ही जाए ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी क्या होता है ना, टोकन जो है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, सुपरवाइजर के हाथ में भी दे सकते हैं अपने नाम का टोकन, कि ये मेरा टोकन है, हम आज आए हैं, और जाने के टाइम पे वो टोकन लेके जाओ। ठीक है, तो टोकन का मतलब ही जो मशीन ओरिएंटेड होगा ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब मुझे नहीं पता तुम लोग को ये चीज पता है कि नहीं, एक्चुअली मैंने देखा है कि ईंट कारखाना जहाँ होता है ना, वहां पर भट्टी में ईंटों को जलाया जाता है। ठीक है, पहले ईंट बनाया जाता है मट्टी से। ठीक है, एक स्पेसिफिक फ्रेम होता है लकड़ी का, उसमें मट्टी डाल के उसका शेप का ईंटा बनाया जाता है। ठीक है, फिर जब वो ईंटा सूख जाता है तो उसे आगे में जलाने के लिए लेके जाया जाता है, तो उसको ना लेबर लोग जो है सर पे 3 6 जैसे जो सकते वो लेके जाते हैं। तो लूडो का जो
पहले गोटी होता था ना ऐसे सर्कल टाइप का, ठीक है, ऐसा टोकन, ठीक है, बहुत सारे कलर का होता था, जैसे मान लो रेड कलर का, ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का। तो हम मतलब ये मैंने खुद भी किया है एक्चुअली, हम लोग का ईंट कारखाना था मेरे अंकल का, तो फिर वहां पर क्या होता है कि वैसे करके टोकन लेके बैठ जाते हैं, ठीक है, टोकन लेके बैठना पड़ता है, जो भी मतलब ओनर है वो बैठ जाते हैं, और जब लेबर लोग ऐसे ईटा लेके जाते हैं तो कितना लेके गए उस हिसाब से उनको टोकन दिया जाता है, ठीक है। फिर वो आ जाते हैं लास्ट में, उनका टोकन वो पूरा इकट्ठा करते जाते हैं, ठीक है, और जब एंड में उनका छुट्टी होता है तो वो अपना टोकन पूरा दिखाते हैं कि उनके पास कितने सारे कलेक्टेड टोकन है, उसके हिसाब से उनको पेमेंट कर दिया जाता है, ठीक है। तो मतलब आज उन्होंने अपना अटेंडेंस दिया और कितने सारे ईटा जो है उन्होंने वो ढो के वहां तक लेके गए भट्टी तक, ठीक है, उसका एक अटेंडेंस हो जाता है। मतलब ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया कि टोकन मतलब ये हमेशा मशीन होगा ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मैंने ये वाला बोला, क्या बोलते हैं उसे, मेट्रो वाला, तो वो तो मशीन ओरिएंटेड हो गया, लेकिन ऐसा भी टोकन होता है जो मशीन ओरिएंटेड नहीं है, टोकन है उसको दे दिया जाता है, ठीक है, इससे भी अटेंडेंस हम लोग देख सकते हैं, तो ये मैनुअल मेथड के अंडर आता है। और मशीन मैम या ऑटो, बड़े हाँ बड़े बोलिए। कोचिंग में आई कार्ड दिखाने पे तो जाने देता है। हाँ, वो भी होता है, ठीक है, वो भी होता है। अच्छा, और वो भी मतलब बोल सकते हो कि मैनुअल मेथड ही हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखो, कार्ड पंच करके भी हम लोग जा सकते हैं, मतलब कार्ड पंच करके भी हम लोग अपना अटेंडेंस रजिस्टर करवा सकते हैं, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये मेथड है, कार्ड पंच जो करेगा, ठीक है, तो माना जाएगा कि वो अटेंड कर रहा है, ठीक है। और बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम भी होता है। बायोमेट्रिक का मतलब हो जाता है कि स्पेसिफिकली जैसे रेटिना हो गया, फिंगरप्रिंट हो गया, इसके हिसाब से। और ये दोनों में देखो, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो ये जो अटेंडेंस है ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इसका लॉस क्या है पता है, ये बड़ा ही टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है एक एक लोगों को फिर पूछो आए कि नहीं फिर रजिस्टर करना। मेटल या डिस्क जो है वो उतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, ये मतलब इससे थोड़ा कम टाइम कंज्यूमिंग है, फिर भी टाइम कंज्यूमिंग है बोल सकते हैं, ठीक है। और जो कार्ड पंच करते हैं इसमें टाइम तो बचता है, लेकिन इसमें अनएथिकल काम होने का चांसेस ज्यादा होता है। मान लो कि दो फ्रेंड है, वो एक ही फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है। अब एक फ्रेंड को थोड़ा सा जाने में आज लेट होगा 1 आवर, ठीक है, अब लेट करके जाएगा तो उसका हो सकता है कि उसको डांट पड़े, या फिर हो सकता है उसका वेजेस कट हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या कर सकता है, अपने फ्रेंड को अपना पंच कार्ड दे सकता है, बोलता है कि तुम अपना कार्ड को जब पंच करोगे मेरा भी कर देना, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, दोनों ही एक ही टाइम पे रजिस्टर हो गए, बट एक तो 1 घंटे बाद आया, तो इसमें चोरी करने का मौका, मतलब इसको अगर सिंपल बोले तो इसमें अनएथिकल काम करने का मौका बहुत ज्यादा होता है। पंच कार्ड का ये टाइम कंज्यूमिंग कम है, लेकिन इसमें मिस यूज हो सकता है। बट बायोमेट्रिक इसके बाद आया, ठीक है, जो सबसे लेटेस्ट मेथड है। बायोमेट्रिक में हम लोग मिसयूज नहीं कर सकते, क्योंकि आंखों का रेटिना सबका जो है वो अलग अलग होगा, ठीक है, मतलब उसका जो पिक्चर होता है, ठीक है, फिंगरप्रिंट सभी का अलग अलग होता है। इसलिए जब हम लोग आधार कार्ड बनाते हैं, जो आधार कार्ड अभी बनाया है, ठीक है, तो आधार कार्ड में क्या होता है, पहले तो वोटर कार्ड था ना, बट उसमें ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं था, लेकिन हमारे आधार कार्ड में क्या होता है, हमारे आंखों का रेटिना का लिया गया था, जो पिक है वो लिया गया था, ठीक है। बायोमेट्रिक मतलब हमारा जो फिंगरप्रिंट्स है वो लिया गया था, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि पर्टिकुलर हर एक इंसान को आइडेंटिफाई करना पॉसिबल होता है। इसीलिए ये सबसे लेटेस्ट और सबसे बेस्ट मेथड यही वाला है, ठीक है, सबसे बेस्ट मेथड यही वाला है, बायोमेट्रिक वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने ये टाइम कीपिंग पढ़ लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, अच्छा, और एक पॉइंट पढ़ेंगे, टाइम कीपिंग के बाद हम लोग टाइम बुकिंग भी पढ़ेंगे। देखो टाइम बुकिंग क्या होता है। देखो टाइम बुकिंग का मतलब होता है, इट इज बेसिकली recording and keeping of employees, सॉरी थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, it is basically recording the details of work
डिटेल्स ऑफ वर्क्स बियॉन्ड द नॉर्मल वर्किंग details of work done and the time spent by an employee on each job or process। ठीक है, तो टाइम बुकिंग का मतलब सिंपल अगर बोले कि एक एम्प्लॉय एक जॉब पे कितना टाइम स्पेंड कर रहा है। ठीक है, टाइम कीपिंग का मतलब था कि टोटल कितना टाइम वो फैक्ट्री में स्पेंड कर रहा है। ठीक है, और फैक्ट्री में मान लो आने के बाद वो 2 टाइप्स काम कर रहा है या फिर 2 टाइप या 3 टाइप 4 टाइप जॉब कर रहा है। ठीक है, अलग अलग काम कर रहा है। तो इट इज बेसिकली रिकॉर्डिंग द डिटेल्स ऑफ वर्क डन एंड द टाइम स्पेंड बाई एन एम्प्लॉय ऑन ईच जॉब और प्रोसेस। जैसे मान लो तुम लोग क्लास करने आए, 2 क्लास, एक लॉ का क्लास करोगे, एक कॉस्ट का क्लास करोगे। ठीक है, तो टोटल तुम लोग 5 आवर्स थे क्लास में, लेकिन कितना टाइम कॉस्ट पढ़े और कितना टाइम लॉ पढ़े वो है टाइम बुकिंग। कितने कितने टाइम पर्टिकुलरली लॉ पढ़ा और कितने टाइम पर्टिकुलरली कॉस्ट पढ़ा और टोटल कितना टाइम क्लास में बिताया, वो हो जाता है टाइम कीपिंग। ठीक है, ये हो गया हम लोग का टाइम बुकिंग। तो ये टाइम बुकिंग का मतलब हो जाता है। ठीक है, ये दो हमें बहुत ही ज्यादा थियोरिटिकली पूछा जाता है। अच्छा, अब और एक थियोरिटिकल क्वेश्चन होता है, लेबर टर्नओवर कितने तरह का हो सकता है। मतलब ये तो हम लोग लास्ट दिन पढ़े थे। ठीक है, ये हम लोग लास्ट दिन पढ़े थे, बट यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि लेबर टर्नओवर का रीजन कितने कितने तरह का हो सकता है। हम लोगों ने लास्ट दिन पढ़ा था कितने तरह, क्या क्या लेबर टर्नओवर को कैसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था सेपरेशन मेथड, फ्लक्स मेथड, ठीक है, रिप्लेसमेंट मेथड। अब हम लोग पढ़ेंगे लेबर टर्नओवर का रीजन क्या होता है। एक तो होता है पर्सनल रीजन, ठीक है, दूसरा हो सकता है अनअवॉइडेबल रीजन, तीसरा हो सकता है अवॉइडेबल रीजन। ठीक है, अब देखो पर्सनल रीजन में क्या क्या हो सकता है। अगर किसी को अच्छा दूसरे जगह पे जॉब अच्छा ऑफर आ रहा है तो वो हो सकता है कि पहले वाला काम छोड़ दे। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे चेंज ऑफ जॉब्स फॉर बेटरमेंट। ठीक है, ये पर्सनल रीजन हो गया कि मुझे अच्छा सैलरी मिल रहा है तो हम ये काम नहीं करेंगे, दूसरे जगह पे करेंगे। ठीक है, या फिर किसी का जो है हेल्थ इश्यू हो गया है, ठीक है, इल हेल्थ है। ठीक है, किसी का इल हेल्थ है या फिर किसी का एज हो गया है, मतलब अभी वो काम नहीं कर सकते, ओल्ड एज हो गया है। तो ये सब पर्सनल रीजन हो रहा है कि किसी का हेल्थ इश्यू है, किसी का एज हो गया है। ठीक है, किसी को अच्छा दूसरे जगह पे बेटर ऑफर मिला है तो वो क्या कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा सकता है, जो कि लेबर टर्नओवर का एक पर्सनल रीजन हो सकता है। और एक कुछ रीजन लिख लो, जैसे कि डोमेस्टिक प्रॉब्लम एंड फैमिली। ठीक है, कुछ डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, जहां पर काम कर रहे हैं मान लो अपने फैमिली से दूर है वो। ठीक है, लेकिन उनको अपने फैमिली के पास ही रहना है, फैमिली को सपोर्ट देना है, तो फिर हो सकता है वो काम लीव कर दे। ठीक है, अच्छा, या फिर फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी लिख लो इसे। जैसे लोग जाते हैं ना अलग स्टेट पे काम करते हैं तो फिर उनको वापस आना पड़ सकता है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। अच्छा, डिसकंटेंट ओवर जॉब एंड वर्किंग एनवायरनमेंट, वर्किंग, ठीक है, जैसे मान लो कि जॉब जहां पर काम करवाया जा रहा है वहां का वर्किंग एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि लेबर को, मतलब पर्सनली वो लेबर उस वर्किंग एनवायरनमेंट के साथ जो है एट पर नहीं हो पा रहा है, उसे सही नहीं लग रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि वो काम छोड़ के चला जाए। ये सब पर्सनल रीजन है। सबको हर तरह का एनवायरनमेंट पसंद नहीं आता है। ठीक है, तो सब कोई एक जगह एक ही जैसे जगह पे काम नहीं कर सकते, तो हो सकता है कि उनको एनवायरनमेंट पसंद नहीं है तो वो छोड़ के जा सकते हैं। ये एक रीजन हो सकता है। ये हो गया पर्सनल रीजन। अब अनअवॉइडेबल रीजन देखो, हम अनअवॉइडेबल के लिए लिख रहे हैं, अनअवॉइडेबल रीजन में आ जाएगा जैसे कि सीजनल नेचर एंड बिजनेस, सीजनल नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो जो बिजनेस
किया जा रहा था वो कुछ सीजनल था, ठीक है, सीजनल था। तो जैसे ही सीजन ऑफ हो गया, मतलब अब उस चीज का प्रोडक्शन करके हमें बेचना नहीं है, तो हो सकता है कि लेबर वहां से चले गए, लेबर टर्नओवर, क्योंकि देखो अब उतना प्रोडक्शन होगा नहीं, उतना काम नहीं होगा, तो उतना सैलरी भी नहीं हो सकता है। तो अगर सीजनल बिजनेस है किसी का, ठीक है, तो सीजनल बिजनेस होने पे वर्कर सीजनल टाइम पे रहेंगे, बाकी टाइम पे तो लोगों को काम पे रखने का जरूरत नहीं होगा। तो ये हो गया हम लोग का अनअवॉइडेबल रीजन, ठीक है। उसके बाद देखो क्या हो जाएगा, शॉर्टेज ऑफ रॉ मेटेरियल, शॉर्टेज ऑफ रॉ मेटेरियल हो गया, ठीक है। तो हो सकता है कि रॉ मेटेरियल जो है उसके शॉर्टेज के वजह से लेबर टर्नओवर हो गया, ठीक है, या फिर पावर कट, ठीक है, पावर स्लैक मार्केट फॉर द प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब जो प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं उसका रॉ मटेरियल मान लो मार्केट में और नहीं मिल रहा है, या फिर पावर कट, पावर सप्लाई सही नहीं है जहां पर हम लोग काम कर रहे हैं, या फिर मार्केट में उस प्रोडक्ट का डिमांड नहीं है, स्लैक मार्केट फॉर द प्रोडक्ट, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे अनअवॉइडेबल रीजन। इस वजह से भी लेबर जो है वो लेबर टर्नओवर हमें देखने को मिल सकता है। दूसरा हो गया चेंज इन प्लांट लोकेशन, ठीक है, चेंज इन प्लांट लोकेशन। तो प्लांट लोकेशन ही चेंज कर दिया है ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। इस वजह से पहले जो एम्प्लॉय लोग लोकेशन देख के काम पे आए थे, उनका हो सकता है कि अभी वो दूसरे लोकेशन पे जाके काम नहीं करना चाह रहे, वो शायद दूर हो रहा है या फिर उन्हें सूटेबल नहीं हो रहा है, तो वो काम छोड़ सकते हैं। तो भी हमें लेबर टर्नओवर देखने को मिलेगा। तो ये सब अनअवॉइडेबल रीजन है। अगर हमें प्लांट लोकेशन चेंज करना पड़ेगा तो हम लोग कर सकते हैं ना, क्योंकि देखो करना ही पड़ेगा। अगर बाई चांस ऐसा हो रहा है कि प्लांट लोकेशन चेंज किए बिना हम लोग अपना काम आगे नहीं कर सकते, उसका रीजन अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो अगर प्लांट लोकेशन चेंज हो रहा है तो हो सकता है कि कुछ लेबर हमें लीव कर जाए, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, डिसेबिलिटी, मेकिंग ए वर्कर अनफिट फॉर वर्क, ठीक है। जैसे किसी को चोट वोट लग गया, ठीक है, या फिर उसे कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया किसी वर्कर को, ठीक है, फिजिकली, जो कि वो काम नहीं कर सकता है। तो अगर किसी वर्कर का डिसेबिलिटी हो जाता है तो फिर उसे काम छोड़ना पड़ेगा, और ये अनअवॉइडेबल है, इसे हम लोग किसी भी तरह से रोक नहीं सकते हैं इस टर्नओवर को, ठीक है। अवॉइडेबल मतलब ऐसा टर्नओवर जिसे हम लोग चाहे तो रोक सकते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, अवॉइडेबल का यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। अवॉइडेबल में है, जैसे मान लो कि वर्कर को प्रॉब्लम है कि टाइम को लेके काम करने का, या फिर मान लो वर्कर वर्किंग कंडीशन को लेके, या फिर जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है उनका फॉर रेमुनरेशन पर्पस, सैलरी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब जो है हम लोग नेगोशिएशन में आके ये सब सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोई वर्कर डिसेबल हो गया, वो हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। मान लो उसका ऐसा ही कंडीशन, ऐसे ही एक्सीडेंट हुआ, या फिर ऐसा ही उसका कुछ प्रॉब्लम हो गया, फिर वो हमारे हाथों में नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कोई वर्कर को सैलरी पसंद नहीं आ रहा है, या फिर उसको रेमुनरेशन पसंद नहीं आ रहा है, वर्किंग कंडीशन, तो ये सब हम लोग चाहे तो ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है अवॉइडेबल रीजन। तो डिससेटिस्फेक्शन विथ जॉब रेमुनरेशन, आवर्स ऑफ वर्क, वर्किंग कंडीशन, एटसेट्रा, ठीक है। ये सब होता है अवॉइडेबल रीजन। और भी होगा जैसे कि लो वेजेस, अलाउंस, वर्कर को लग रहा है कि उनका वेजेस कम है, उनका अलाउंस कम है, तो उसको हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं। वर्कर को लग रहा है कि जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो हमें उनको इंसेंटिव देना पड़ सकता है। अब किस तरह से उनको ठीक नहीं लग रहा है काम करके, वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उनको रेमुनरेशन से सेटिस्फेक्शन नहीं है, उनको जितना टाइम काम करवाया जा रहा है उनको लग रहा है कि बहुत ज्यादा है, वर्किंग कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। वर्किंग कंडीशन भी हमेशा लेबर के मतलब लेबर के कंडीशन के हिसाब से होना चाहिए। हमें ऐसा अनएथिकल काम नहीं करना चाहिए कि इंसान, ऐसा इन्वायरमेंट है जहां पर एक इंसान के लिए काम करना ही पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब हमें देखना चाहिए। लैक ऑफ
ट्रेनिंग फैसिलिटी, ठीक है। ट्रेनिंग फैसिलिटी नहीं है और वर्कर को काम नहीं आता है तो फिर वो सीखेगा कैसे? जब तक नहीं सीखेगा तो वो एफिशिएंटली काम नहीं करेगा, तो बोनस इंसेंटिव वगैरह नहीं अर्न कर पाएगा, ठीक है। तो लैक ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटी और एंड एंड प्रोमोशनल एवेन्यूज, ठीक है। तो प्रोमोशनल एवेन्यूज भी होना चाहिए, मतलब प्रमोशंस का भी कोई स्कोप होना चाहिए। अगर प्रमोशन का कोई स्कोप नहीं है तो भी वर्कर को प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब वर्कर काम छोड़ के जाने का बात सोच सकता है। तो लेबर टर्नओवर का ये सारा कॉज होता है। लेबर के तरफ से सोचो, पर्सनल रीजन हो सकता है उनका अनएवॉइडेबल, वो क्यों चलेगा? क्योंकि काम ही खत्म हो गया, सीजनल काम था, रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो गया, तो फिर वर्कर क्या बैठे रहेंगे? मान लो जो डेली वेजेस है, सोच के देखो, वो डेली काम करते हैं तब जाके वो डेली का खाना जो है जुगाड़ कर पाते हैं। अब मान लो कहीं पर रॉ मटेरियल का शॉर्टेज है, 7 दिन बाद रॉ मटेरियल आएगा, तो अगर उनको कोई बैठे बैठे पैसा देगा तो वो जरूर काम करेंगे, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। अब अगर कोई बोल दिया कि मेरा रॉ मटेरियल 7 दिन बाद आएगा, आप 7 दिन बाद आओ, 7 दिन बाद से काम में ज्वाइन करो, तो वो दूसरे कहीं जगह पे जाएगा ना काम करने के लिए, बैठा थोड़ी ना रहेगा, ठीक है। अब मान लो पावर कोई इशू हो गया, अब वो भी रेक्टिफाई होने पे टाइम लगेगा, तो फिर लेबर जाएगा दूसरे जगह काम करने के लिए। जो प्रोडक्ट था उसका मार्केट डिमांड कम हो गया, प्रोडक्शन ही बंद हो गया, तो लेबर चला जाएगा, ठीक है। प्लांट लोकेशन चेंज हो गया तो हो सकता है कुछ लेबर चले गए, कुछ रह गए, डिपेंड ऑन द कंडीशन, ठीक है। डिसेबिलिटी हो गया है किसी लेबर का तो वो भी चले जा सकता है। तो ये सब अनअवॉइडेबल है। अवॉइडेबल ये है कि जो हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ थ्योरी था, बाकी था तो ये मैंने बोल दिया। और अब देखो, किसी का शायद अनम्यूट हो गया है। अच्छा, यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन और ऐड किया है। हम ये पीडीएफ तो तुम लोग के साथ शेयर किए, बट ये 2 क्वेश्चन मैंने ऐड नहीं किया था, तो ये 2 क्वेश्चन बताना पड़ेगा, ठीक है। ये बाकी है तो ये बता देते हैं। जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 मतलब थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन क्वेश्चन उतना खास कुछ नहीं है, मतलब डिफिकल्ट नहीं है, बट तुम लोगों को समझ के मुझे बताना पड़ेगा कि कैसे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व करोगे। मतलब थोड़ा सा केस स्टडी टाइप है। देखो क्या बोल रहा है, मिस्टर ए इज ए वर्किंग बाई एम्प्लॉइंग 10 स्किल्ड वर्कर, ठीक है। मिस्टर ए जो है वो 10 स्किल्ड वर्कर को लेके काम कर रहे हैं। ही इज कंसिडरिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ सम इंसेंटिव स्कीम, वो सोच रहे हैं कि वो कुछ इंसेंटिव स्कीम अप्लाई करे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, आइदर हाल से with 50% bonus और रो वन स्कीम ऑफ वेजेस पेमेंट फॉर इंक्रीज द एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, और या फिर रो वन स्कीम ताकि क्या हो ऑफ वेज पेमेंट फॉर इंक्रीज द एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। देखो लेबर लोगों को अगर ओवर टाइम का पेमेंट नहीं करोगे, उनको बोनस नहीं दोगे, इंसेंटिव नहीं दोगे, तो वो अपना काम जो है ज्यादा जल्द, मतलब वो स्टैंडर्ड काम ही करेंगे, स्टैंडर्ड से ज्यादा नहीं करेंगे। स्टैंडर्ड से ज्यादा करने के लिए उनको भी तो कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, नहीं तो वो मेहनत क्यों करे, ठीक है। ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, इसी वजह से वो क्या चाहते हैं कि कुछ एक इंसेंटिव स्कीम वो चालू करे, या तो हाल से करे या तो रोवन करे, टू कोप विद द इंक्रीज डिमांड फॉर द प्रोडक्ट बाय 25%। और मार्केट में उनके प्रोडक्ट का डिमांड भी 25% बढ़ रहा है, ठीक है। तो वो इसीलिए चाहते हैं कि वो लेबर से ज्यादा प्रोडक्शन करवाए, और इसके लिए लेबर को वो इंसेंटिव देना चाहते हैं, या तो हाल से में या तो रोवन में। ही फील्स that if the proposed incentive scheme could bring about an average 20% increase over the present earning of the worker, उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो इंसेंटिव स्कीम ऐड कर देते हैं तो वर्कर का एवरेज जो भी अर्निंग है वो 20% बढ़ सकता है। मगर मतलब एक वर्कर को अगर 100 रुपीज मिल रहा था, अभी 120 रुपीज मिलेगा, अगर वो ये दोनों में से कोई भी एक इंसेंटिव स्कीम चालू करते हैं तो, ठीक है। और इसके बदले उनको प्रोडक्शन 25% बेसी चाहिए, यानी 100 यूनिट की जगह 125 यूनिट का प्रोडक्शन चाहिए, ठीक है। इट कुड एक्ट एज सफिशिएंट इंसेंटिव फॉर देम टू प्रोड्यूस मोर एंड ही वाज अकॉर्डिंगली गिवन द एश्योरेंस टू द वर्कर। और उन्होंने वर्कर को इस हिसाब से एश्योरेंस भी दे दिया है, देखो ये आप लोगों के लिए सफिशिएंट होगा, अगर हम ये इंसेंटिव स्कीम चालू करते हैं तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा, ठीक है। और हमें भी आपका भी इंसेंटिव जो आपके लिए सफिशिएंट होगा, हमारा भी काम अच्छे से होगा। As a result of assurance, the increase in productivity has been observed as revealed by the following figures for the current month। और ऐसा क्योंकि वर्कर लोगों को इन्होंने एश्योरेंस दे दिया तो वर्कर भी अपना काम स्टार्ट कर दिए, वो भी अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिए। अब देखो क्या बोल रहा है, आवरली वेज रेट पहले है 40 रुपीज गारंटेड, ये तो रहेगा ही, ठीक है। एवरेज टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग वन पीस बाय वन वर्कर एट द प्रीवियस परफॉर्मेंस 2 आवर्स, ठीक है। प्रीवियस परफॉर्मेंस मतलब इंसेंटिव स्कीम स्टार्ट करने के पहले एक पीस प्रोडक्ट बनाने के लिए 2 घंटा टाइम लगता था, जो प्रोडक्शन होता है मिस्टर ए के यहाँ पर, ठीक है।
average time for producing one piece by one worker at the previous performance 2 hours. number of working days in a month, 1 month में 25 days काम होता था, मतलब 5 days या 6 days जो है वो छुट्टी रहता था. number of working hours per day for each worker 8 hours. एक वर्कर एक दिन में 8 घंटा काम करता था. actual production during the month 1250. ठीक है, प्रोडक्शन इस मंथ में कितना हुआ है, मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ का मतलब हो गया कि इंसेंटिव स्कीम चालू होने के पहले 1250 यूनिट प्रोडक्शन होता था 1 मंथ में. ठीक है, और 1 मंथ में 25 डेज का काम होता था, और एक दिन में 8 घंटा, और 1 घंटे के लिए 40 रुपीज दिया जाता है. इतने सारे डेटा यहाँ पर दे रखे हैं. रिक्वायर्ड क्या बोला है, कैलकुलेट द इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर अंडर हेल्से स्कीम एंड रोवन स्कीम. हेल्से और रोवन स्कीम में इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग कैलकुलेट करो. कैलकुलेट द सेविंग टू मिस्टर ए इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर पीस अंडर द स्कीम. ठीक है, कैलकुलेट करना है सेविंग्स मिस्टर ए का इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर पीस अंडर द स्कीम. ठीक है, तो कितना सेव होगा वो भी हमें देखना पड़ेगा कौन से स्कीम के अंडर. ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा. अच्छा, एक मिनट, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन किया है. ठीक है, मुझे लगा मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किया. देखो कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन. देखो, अगर हमें हेल्थ से या रोवन स्कीम स्टार्ट करना है, ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को पहले ये देखना पड़ेगा कि ये जो प्रोडक्शन हो रहा है, देखो इस क्वेश्चन को कैसे समझना पड़ेगा. ये जो प्रोडक्शन हो रहा है, ये जो 12,050 यूनिट 1250 यूनिट जो प्रोड्यूस हुआ है, 1250 पीसेस जो प्रोड्यूस हुआ है, इसके लिए कितना टाइम लगता है, ये पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि जो एक महीने में 1250 यूनिट प्रोड्यूस हुआ है उसके लिए कितना टाइम लगा है. ठीक है, वो पहले हम लोग चेक करेंगे. तो देखो कैसे होगा. एक्चुअल टाइम टेकन टू प्रोड्यूस 1250 पीसेस कितना होगा. देखो कितना टाइम लगा होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, कितना टाइम लगा है. ये देखो यहाँ पर बोल रहा है कि 1250 यूनिट बनता है 1 मंथ में. 1 मंथ में 25 डेज काम होता है. ठीक है, और एक दिन में 8 आवर्स काम होता है. तो बोलो 25 डेज में कितने आवर काम हुए होंगे. हम लोग पहले इस तरह से चेक करेंगे ना कि 1250 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगता है, तब तो हमें पता चलेगा. अगर दो हम लोग 200 200 होगा, 25 डेज काम होता है, और एक दिन में अगर 8 आवर्स काम होता है तो 200 आवर्स काम होता है. लेकिन ये तो एक एम्प्लॉय के लिए हुआ ना, ये 1250 यूनिट कितने लोगों ने मिलके बनाया है, 10 स्किल्ड वर्कर ने. क्योंकि देखो थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने पहले भी बोला था, क्वेश्चन लेंदी है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तुम लोग को लगेगा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही आसान है क्वेश्चन. तो 10 वर्कर मिलके ये प्रोडक्शन किए, कोई एक वर्कर तो नहीं किया है. तो एक वर्कर मतलब हर एक वर्कर 25 दिन आता है, हर एक वर्कर एक दिन में 8 घंटा काम करता है. तो 1250 यूनिट तो एक वर्कर ने नहीं बनाया, 10 वर्कर ने मिलके बनाया है. तो 1250 यूनिट बनाने में टोटल कितना टाइम लगा है, क्या होगा बोलो. मेरा बात समझ में आया. ये देखो हर एक वर्कर, ये देखो 25 दिन 8 घंटा करके जो 200 घंटा काम हुआ, ये तो एक वर्कर के लिए हुआ ना, फॉर वन वर्कर. क्यों, क्योंकि देखो एक वर्कर 25 दिन आता है, और एक वर्कर ऐसे करके 10 वर्कर तो रोज ही 25 दिन आते हैं, 10 वर्कर रोज ही 8 घंटा काम करते हैं. तो एक एक दिन में 8 घंटा जरूर काम होता है, लेकिन पर पर्सन के हिसाब से सोचो कितना काम होता है. 1250 यूनिट तो कोई एक जन नहीं बना रहा है, 10 जन मिल के बना रहा है. तो 1250 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा, कैसे कैलकुलेट करोगे बोलो, और क्या करना पड़ेगा, इंटू 10. इंटू 10 करना पड़ेगा. ये देखो कैसे होगा, नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन ए मंथ इंटू नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर डे और इंटू नंबर ऑफ वर्कर. ठीक है,
एक दिन में 1 मंथ में 25 डेज काम होता है, एक दिन में 8 आवर्स काम होता है, 8 आवर्स पर डे काम होता है, और ऐसे 10 वर्कर मिलके काम करते हैं, ठीक है। ऐसा काम 10 लोग मिलके करते हैं, तो टोटल 2000 आवर्स होगा। क्योंकि सोचो, एक वर्कर बोलेगा हम 25 दिन जाते हैं, डेली 8 घंटा काम करते हैं, एक वर्कर ही 200 घंटा काम करता है एक मंथ में, तो ऐसा 10 वर्कर अगर है तो 2000 आवर्स काम होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि टोटल वेजेस ऑफ 10 वर्कर्स पर मंथ कितना होगा, ठीक है। वेजेस चेक करेंगे तो 2000 आवर्स काम होता है 10 वर्कर मिलके, और एक एक वर्कर को अगर हम लोग आवरली वेज रेट देखें तो वो कितना दिया जाता है, 40 रुपीज करके दिया जाता है, ठीक है। 40 रुपीज करके दिया जाता है, तो इंटू 40 कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा देखो, 80,000 रुपीज, ठीक है। रुपीज 80,000 पर मंथ कितने लोगों का पेमेंट हो जाएगा, 10 लोगों का। ये कैसे चल रहा है, ये पुराने हिसाब से चल रहा है, जब हम लोग कोई नया इंसेंटिव स्कीम नहीं लिए थे और हम लोग ऐसे ही काम कर रहे थे। अभी इंसेंटिव स्कीम हमें कौन सा लेना है वो भी तो हमें खुद ही चूज करके बताना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर, अच्छा ये खत्म हो गया, ठीक है, एक मिनट। अच्छा, अब देखो, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि टाइम सेव कितना हो रहा है, ठीक है। टाइम सेव्ड पर मंथ, क्योंकि दोनों मेथड में ही हमें टाइम सेव देखना चाहिए। देखो ये कैसे चेक करेंगे, टाइम अलाउड, टाइम अलाउड पर पीस टू ए वर्कर, एक एक वर्कर को एक पीस बनाने के लिए 2 आवर्स दिए गए हैं, ठीक है। 2 आवर्स दिए गए हैं, देखो एक वर्कर को एक पीस बनाने के लिए 2 आवर्स दिया गया है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ए मंथ बाई 10 वर्कर, 10 वर्कर पूरे एक मंथ में मिलके कितना यूनिट बना चुके हैं, 1250 पीसेस बना चुके हैं। यहाँ पर पीसेस में दिया हुआ है, यूनिट में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। 1250 पीसेस बना चुके हैं, तो टाइम अलाउड कितना होना चाहिए, या फिर स्टैंडर्ड टाइम कितना होना चाहिए। देखो नॉर्मल सा बात है कि एक पीस बनाने में अगर 2 घंटा लगता है, तो एक्चुअली अगर 1250 यूनिट बन चुका है तो कितना टाइम लगना चाहिए था। अगर टाइम लगता है एक यूनिट बनाने का 2 आवर्स, तो 1250 यूनिट बनाया है एक्चुअली में, तो कितना टाइम लगना चाहिए बताओ, बोलो कितना टाइम लगेगा। 1250 इंटू 2 आवर्स, तो कितना हो जाएगा, ठीक है। इतना टाइम लगना चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, हेल्थ से लेना है कि रोवन वो चेक करें ना, तो उसके लिए तो टाइम सेव्ड पता होना चाहिए। टाइम सेव्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोई भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने का टाइम एक्चुअली में कितना लगा और कितना लगना चाहिए था, उसका ही तो डिफरेंस आएगा। तो टाइम लगा है 2000 आवर्स, लेकिन टाइम लगना कितना चाहिए, 2500 आवर्स, तो टाइम सेव्ड हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टाइम सेव्ड इक्वल टू टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन, ठीक है। तो टाइम सेव होगा 500 आवर, ठीक है। अगर 500 आवर टाइम सेव हो रहा है तो हम लोग हेल्थ से या रोवन कोई भी एक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा हम लोग अप्लाई करना चाहेंगे। अच्छा, अब देखो अगर हम लोग बोनस पे करना चाहते हैं तो कैसे होगा, बोनस अंडर, अगर हम लोग हेल्थ से लेते हैं, देखो कितना बोनस देना पड़ेगा, 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू वेज रेट, ये हो जाएगा बोनस, बोनस ये हो जाएगा, ठीक है।
50% ऑफ टाइम सेव्ड, तो 50% ऑफ टाइम सेव्ड कितना है 500 आवर्स, ठीक है, इनटू वेज रेट कितना है, वेज रेट हो जाएगा 40 रुपीज, तो यहाँ पर हो गया 250 आवर्स इंटू 40 रुपीज। तो ये कितना हो जाएगा देख लेते हैं, हम कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं, 250 इंटू 40, तो ये हो जाएगा 10,000, ठीक है, 10,000 रुपीज हमें देना पड़ेगा बोनस, ठीक है, अगर हम लोग हाल से में चलते हैं, ठीक है, ये हमें देना पड़ेगा। तो टोटल वेजेस कितना हो जाएगा, टोटल वेजेस हो जाएगा, ये देखो हमें नॉर्मली कितना पैसा देना पड़ेगा, हमें देना पड़ेगा नॉर्मली 2000 आवर्स काम हुआ है, ये देखो नॉर्मली कितने आवर्स काम हुए हैं यहाँ पर दिखा देते, 2000 आवर्स काम हुआ है, तो 2000 आवर्स के लिए पेमेंट मिल जाएगा 40 रुपीज करके, ये नॉर्मल वेजेस हो गया, प्लस बोनस जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है 10,000, तो यहाँ पर 80 और 10 यानी कि 90,000 हो जाएगा। अगर अगर मिस्टर ए क्या कर रहे हैं, हेल्थ सिस्टम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो 90,000 हो जाएगा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, 90,000 टोटल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हम लोग यहाँ पर पहला क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है हम लोगों को, ये देखो यहाँ पर बोल रहा है कैलकुलेट इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर अंडर हेल से एंड रोवन, तो हम लोग इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग अंडर हाल से कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग अंडर हाल से, देखो क्या होगा, इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग मतलब टोटल वेजेस, टोटल वेजेस मतलब ईच एंड एवरीथिंग, चाहे वहां पर इंसेंटिव हो, ओवर टाइम हो, बोनस हो, कुछ भी हो, तो 90,000, ठीक है, टोटल वेजेस हो गया 90,000 मिल रहा है कितने टाइम काम करके, वही इफेक्टिव रेट होगा, 90,000 मिल रहा है कितने टाइम काम करके 2000 आवर, ठीक है, तो डिवाइड करके देख लो कितना हो रहा है, ये 45 होगा, है ना, 3 जीरो कट जाएगा, 90/2 45 रुपीज 45 पर आवर हो जाएगा इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग अंडर हाल से, ठीक है। इसी तरह से हमें रो वन का भी ढूंढना पड़ेगा, तो पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि बोनस अंडर रो वन कितना हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बोनस अंडर रो वन स्कीम, ठीक है, रो वन स्कीम में बोनस कितना हो जाएगा, देखो बोनस इक्वल टू टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड, ठीक है, अब तो ये तुम लोग को समझ में आ ही गया होगा, टाइम सेव्ड देखो 500 ही होगा, टाइम अलाउड कितना था 2000, सॉरी 2500 था टाइम अलाउड, और ये 500 था इनटू नॉर्मल वेजेस, नॉर्मल वेजेस कितना होगा 2000 आवर काम हुआ है 40 रुपीज करके, तो चेक करते कितना हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर हो गया 80,000 हो रहा है, 80,000 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 5, ठीक है, 80,000 डिवाइडेड बाई 5 चेक कर लेते कितना होता है 16,000 होता है, ठीक है, तो रो वन में 16,000 बोनस हो जाएगा, तो टोटल वेजेस अंडर रो वन, टोटल वेजेस अंडर रो वन नॉर्मल वेजेस है 80,000, ठीक है, 20,000 इंटू 40 करके, और 60,000 हो गया बोनस, तो टोटल वेजेस हो जाएगा 96,000, ठीक है। अब हम लोग इसमें भी कैलकुलेट करेंगे कि इफेक्टिव आवरली रेट, इफेक्टिव आवरली रेट अंडर रो वन, ठीक है, कितना हो जाएगा देखो 96,000 टोटल पेमेंट मिल रहा है, कितने टाइम काम करके मिल रहा है 2000 आवर्स काम करके मिल रहा है, तो डिवाइड करो कितना हो जाएगा 2000 आवर्स, तो ये हो गया 48, ठीक है, 48 रुपीज 48 पर आवर करके हो जाएगा, यहाँ पर इफेक्टिव रेट आ रहा है 45 पर आवर करके आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब हम लोग को यहाँ पर ये दो कैलकुलेट करने बोला था, हम लोगों ने कर लिया, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर हम लोग को क्या बोला है, कैलकुलेट द सेविंग्स टू मिस्टर ए इन टर्म ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर पीस अंडर द स्कीम, कौन से स्कीम में क्या सेविंग हो रहा है वो भी कैलकुलेट करके बताना है, तब तो वो डिसाइड कर पाएंगे ना कि उनको कौन सा स्कीम लेना चाहिए, ठीक है। अब देखो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन का, सेविंग इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट अंडर हालसे स्कीम, देखो क्या होगा, पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एम्प्लॉय कॉस्ट पर पीस,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, सेविंग्स कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट अंडर हेल्थ स्कीम। हेल्थ स्कीम में हम लोग जो पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो कितना है, वो है ये देखो, वो है ये तो इफेक्टिव आवर है 45 करके, ठीक है। हम लोग को ये कैलकुलेट करना है कि सेविंग्स कितना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लोगों का नॉर्मली एम्प्लॉय कॉस्ट कितना है, ये देखो पर पीस का, देखो एक पीस बनाने में लगता है 2 घंटा, 1 पीस के लिए 2 आवर्स लगता है, 1 पीस प्रोड्यूस करने के लिए 2 आवर्स लगता है, और 1 आवर के लिए 40 रुपीज का वेजेस दिया जाता है। तो हम लोग इसको आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये देखो 40 रुपीज दिया जाता है 2 आवर्स काम करने के लिए, इसका कॉम्बिनेशन ये बन गया, ठीक है। 1 पीस बनाने के लिए 2 आवर्स लगता है, ठीक है, और 1 आवर के लिए 40 रुपीज पे किया जाता है, ठीक है। 1 आवर के लिए 40 रुपीज पे किया जाता है। तो हम लोग इसको नहीं सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, ये देखो डिवाइड तो होगा नहीं, देखो क्या बोल रहा है कि आवरली रेट ऑफ वेजेस मतलब 40 रुपीज दिया जाता है पर आवर, मतलब 1 आवर काम करने पे 40 रुपीज दिया जाता है। फिर क्या बोल रहा है, एक पीस बनाने के लिए 2 आवर्स लगता है, 2 आवर्स लगता है एक पीस बनाने के लिए, ठीक है, एक पीस बनाने के लिए। तो इसका मतलब एक पीस बनाने के लिए 2 आवर्स लगता है, तो 2 आवर्स में कितना पेमेंट किया जाएगा, 40 + 40 यानी 80 रुपीज का पेमेंट किया जाएगा 2 आवर्स में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 80 रुपीज का पेमेंट 2 आवर्स में, और 2 आवर्स में एक पीस बनता है, मतलब एक पीस बनाने से 80 रुपीज दिया जाएगा, ये हो गया। क्योंकि यहाँ पर हमें पीस के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो एक पीस बनाने के लिए हमें कितना पैसा देना पड़ेगा, 80 रुपीज देना पड़ेगा, ठीक है। ये हम लोग इसके साथ कॉम्बाइन करके बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिखते हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट पर पीस कितना हो जाएगा, 2 आवर्स इंटू ₹40, तो ये हो गया 80 रुपीज। क्यों ऐसा हुआ, फिर से देख लो, 1 पीस बनाने में 2 आवर्स लगता है, सीधा बात है। तो फिर 2 आवर्स में एक पीस बनता है, देखो ऐसे भी कर सकते हो, 2 आवर्स में बनता है एक पीस, ठीक है। और 1 घंटे के लिए अगर 40 रुपीज मिलता है, तो 2 आवर्स के लिए कितना मिलेगा, 80 रुपीज, ठीक है। 2 आवर्स के लिए पेमेंट कितना मिलेगा, 80 रुपीज मिलेगा, ठीक है। और 2 आवर्स में एक पीस बनेगा, मतलब एक पीस बनाने का 80 रुपीज मिलेगा, ऐसे भी सोच सकते हो, एक पीस बनाने का 80 रुपीज मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एम्प्लॉय कॉस्ट पर पीस अंडर हेल्थ स्कीम, ठीक है। तो हेल्थ स्कीम में टोटल कितना पेमेंट हो रहा है, ये देखो हेल्थ स्कीम में टोटल 90,000 पेमेंट हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने आवरली बेसिस पे निकाला था, अब पीस बेसिस पे 90,000 पेमेंट हो रहा है, ठीक है। और इससे कितना यूनिट बन रहा है, 1250, ठीक है, 1250 यूनिट। तो डिवाइड कर लेते हैं, 90,000 डिवाइडेड बाई 1250, तो कितना हो गया, 72 रुपीज, ₹72 पर पीस। तो अगर हम लोग बोनस देते हैं तो एक पीस का 72 आएगा, अगर नहीं देते हैं तो 80 रुपीज करके आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग का सेविंग्स हो रहा है, देखो बोनस देने के बाद भी सेविंग्स हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, क्योंकि स्कीम क्या था, स्कीम ऐसा नहीं था कि सिर्फ बोनस मतलब लेबर को बोनस दिया जाएगा। लेबर अगर 25% प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, मतलब बढ़ता है, तभी 20% बोनस देंगे, ऐसा स्कीम सोचा गया था, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले देख लिया कि इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर कैसे होगा हाल से और रोवन में, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये चेक करना है कि कैलकुलेट द सेविंग्स टू मिस्टर इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर पीस पे लेबर कॉस्ट में कितना सेविंग्स हो रहा है। तो पहले के हिसाब से अगर देखो तो एक एक पीस का 80 रुपीज करके पेमेंट करना पड़ेगा, अगर हम लोग पीस हिसाब से पे करेंगे। और अगर अभी हाल से स्कीम में पे करेंगे तो 72 करके पे करना पड़ेगा। तो हमें सेविंग्स हो रहा है एक एक पीस पे, कितना सेविंग्स हो रहा है, ₹8 करके, ठीक है, ₹8 करके सेविंग्स हो रहा है। अच्छा, और रो वन में देखो कैसे सेविंग्स होगा, सेविंग्स इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट पर पीस अंडर रो वन स्कीम,
ठीक है। रो वन स्कीम में एक एक पीस में क्या सेविंग होगा देखो, तो नॉर्मली देखो, नॉर्मली कितना पेमेंट होता है, तो ये देखो नॉर्मल पेमेंट तो यही वाला होगा, एम्प्लॉय कॉस्ट पर पीस 80 रुपीज होगा नॉर्मली, ठीक है, मतलब विदाउट एनी इंसेंटिव स्कीम। एम्प्लॉय कॉस्ट पर पीस 2 आवर्स इंटू 40 यानी कि 80 रुपीज करके, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एम्प्लॉय कॉस्ट पर पीस अंडर अंडर रो वन, ठीक है। तो रो वन में एक एक पीस का क्या कॉस्ट आ जाएगा, तो रो वन में अगर हम लोग जाते हैं तो हमें टोटल पेमेंट कितना करना पड़ेगा, 16,000 करना पड़ेगा, ठीक है, रो वन स्कीम के हिसाब से। तो एक एक पीस का अगर हम लोग कॉस्ट देखें तो वो कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1250 यूनिट के लिए, तो ये हो जाएगा 120। एक मिनट, मैंने सिर्फ 16,000 क्यों लिख दिया, 96,000 होगा ना टोटल, बोनस लिख दिया, टोटल लिखना चाहिए था मुझे, ये तो सिर्फ बोनस है, वर्कर सिर्फ बोनस से थोड़ी ना मानेगा, हमें पूरा देना पड़ेगा ना उनको। 1250, तो ये हो जाएगा 76.8 आ रहा है, ठीक है, 76.8 आ रहा है। तो यहाँ पर भी सेविंग्स ही हो रहा है, कहाँ 80 और कहाँ 76.8, ठीक है। तो सेविंग्स हो जाएगा, अगर हम लोग रोवन स्कीम में भी जाएंगे तो पर पीस में सेविंग हो जाएगा 76.8, तो देख लेते कितना होगा। तो ये 3.2 रुपीज का सेव हो रहा है, ठीक है, रुपीज 3.2, ठीक है। और यहाँ पर देखो 8 रुपीज का सेविंग्स हो रहा है, यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें तो पेमेंट 45 करके देना पड़ेगा, 48 करके देना पड़ेगा, इसका मतलब चाहे किसी भी तरह से हम लोग क्यों ना चेक करें, हमारे लिए रो वन ही ज्यादा बेनिफिट रहेगा, सॉरी हाल से ही ज्यादा बेनिफिट रहेगा। यहाँ पर लेबर का टोटल रेट पर आवर बेसिस पे 45 हो रहा है, यहाँ 48, तो यहाँ इसके हिसाब से हाल से बेनिफिट है। और यहाँ पर देखो अगर पीस के हिसाब से चेक करते हैं तो 8 रुपीज पर पीस में सेविंग्स हो रहा है, यहाँ पर 3.2 पर पीस, यानी हमें हाल से स्कीम में ही क्या करना चाहिए, अपना बोनस स्कीम स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है, तो इससे हमारा बेनिफिट होगा। तो ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने पहले ही बोला था थोड़ा सा केस स्टडी के तरह है, ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो तुम लोग कर सकते हो। और एक क्वेश्चन है ऐसा ही थोड़ा सा एनालिसिस टाइप का क्वेश्चन है, देखो काफी बड़ा है ये वाला क्वेश्चन भी। वेजेस नेगोशिएशंस आर गोइंग ऑन विद द रिकॉग्नाइज्ड एम्प्लॉइज यूनियन, ठीक है, वेजेस को लेके नेगोशिएशन चल रहा है, ठीक है, एम्प्लॉय यूनियन के अंदर, एंड द मैनेजमेंट वांट्स यू एज एन एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी टू फॉर्मुलेट एन इंसेंटिव स्कीम विद अ व्यू टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो मतलब यूनियन में क्या हो रहा है, यूनियन के तरफ से लेबर लोग ये बोलना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन को कि हमारा जो है पेमेंट बढ़ाओ, ठीक है। तो फिर ऑर्गेनाइजेशन ये सोच रही है कि हम लोग अपना इंसेंटिव स्कीम स्टार्ट करेंगे, और लेकिन हमें प्रोडक्शन भी ज्यादा चाहिए, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमसे एक ओपिनियन मांगा जा रहा है। द केस ऑफ 3 टिपिकल वर्कर, 3 वर्कर का केस देखो, ए बी सी, ठीक है, जो प्रोड्यूस करते हैं 180 120 100 यूनिट ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट इन ए नॉर्मल डे ऑफ 8 आवर्स इज टेकन अप फॉर स्टडी, ठीक है। तो ऐसे चेक किया जा रहा है कि मतलब हमारा भी बेनिफिट हो, वर्कर का भी बेनिफिट हो, तो इस तरह से चेक किया जा रहा है। 3 वर्कर का मतलब डेटा ले लिया गया है, 3 वर्कर का डेटा लेके देखा गया है कि हर एक वर्कर कितना कितना यूनिट प्रोडक्शन करता है, और ये प्रोडक्शन करता है पर डे 8 आवर्स बेसिस पे काम करके। एज्यूमिंग दैट द डे वेजेस वुड बी गारंटेड एट 75 पर आवर, तो ये एज्यूम किया गया है कि जो गारंटेड वेजेस है वो 75 पर आवर है, एंड द पीस रेट वुड बी बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड आवरली आउटपुट ऑफ 10 यूनिट। अगर पीस बेसिस पे दिया जाता है तो वो 10 यूनिट प्रोडक्शन बेसिस पे दिया जाता है, स्टैंडर्ड आवरली आउटपुट ऑफ 10 यूनिट, मतलब 1 घंटे में 10 यूनिट बनाया जाता है और इस हिसाब से पेमेंट किया जाता है। कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ ईच ऑफ द 3 वर्कर एंड द एम्प्लॉय कॉस्ट पर 100 पीसेस अंडर डे वेजेस, पीस रेट हाल से, और इंपॉर्टेंट होता है मेनली उसी से वही सारे स्कीम का क्वेश्चन हमें दे रखा है। तो अगर वर्कर को हम लोग डे वेजेस देते हैं, मतलब डेली बेसिस पे यानी आवरली बेसिस पे देते हैं, तो कितना होगा, अगर पीस रेट बेसिस पे देते हैं तो कितना होगा, हाल से या रोवन में देंगे तो कितना होगा, और उसके साथ साथ हमें ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा एम्प्लॉय कॉस्ट पर 100 पीसेस, पर 100 पीसेस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऑल्सो कैलकुलेट अंडर द अबव स्कीम द एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर द कंपनी टू प्रोड्यूस 100 पीसेस। तो ये क्वेश्चन पढ़ के लग रहा है क्या 100 पीसेस क्या है ये, ठीक है, तो देखो क्या है 100 पीसेस, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हमें अलग अलग स्कीम से कैलकुलेट करके बताना है। हम लोग पहले डे वेजेस से कैलकुलेट करके बताते हैं कि इन 3 वर्कर को कितना पेमेंट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं वर्कर, ऐसे कॉलम बना के कर लेते हैं। पहला है डे वेजेस वाला, ठीक है, वर्कर लिख लिया। अब डे वेजेस यहाँ पर देखते हैं कितना होगा डे वेजेस, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं एक्चुअल आउटपुट। ये क्यों लिखा बताते हैं, ठीक है। पहले वर्कर देखो कौन कौन है, ए बी सी है, ठीक है। 3 वर्कर है, ए बी और सी, ठीक है। और तीनों का डेली वेजेस कितना हो जाएगा, डेली वेजेस मतलब आवरली बेसिस पे, ठीक है। तो एक दिन में 8 घंटा काम होता है, 1 घंटा काम करने पे 75 रुपीज दिया जाएगा। ये सब बता दिया था क्वेश्चन में, ठीक है। तो डेली 600। वेज, हाँ, 8 into 75, तो यहाँ पर हो जाएगा 600। सभी का सेम होगा, ठीक है, सभी का सेम होगा। डे वेजेस के हिसाब से दे रहे हैं ना, तो जितना घंटा एक दिन में काम करवाया जाता है उसके हिसाब से पेमेंट मिल जाएगा। ये हो गया डेली वेजेस। ये तो एक हम लोग का आंसर हो गया। और इसका टोटल कर लेते हैं तो 1800। ये पहला आंसर हो गया, टोटल अर्निंग ऑफ द वर्कर, ठीक है। टोटल अर्निंग ऑफ ईच वर्कर, ठीक है। तो टोटल अर्निंग ऑफ ईच वर्कर अंडर डे वेजेस 600, ए का, बी का भी 600, सी का भी 600। बट अभी कंप्लीट नहीं हुआ क्वेश्चन। यहाँ पर और भी बोला था द एम्प्लॉय कॉस्ट पर 100 पीसेस। एम्प्लॉय कॉस्ट कैलकुलेट करना है पर 100 पीसेस बेसिस पे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर ए ने कितना यूनिट बनाया है, 180 यूनिट बनाई है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। बी ने 120 और सी ने 100, ठीक है। तो 120 और 100 यूनिट बनाया है। तो लेबर कॉस्ट हमें जो कैलकुलेट करने बोला है, लेबर कॉस्ट पर 100 पीसेस, देखो ऐसे बोला है क्वेश्चन में कि लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करो पर 100 पीसेस बेसिस पे। ये देखो लेबर कॉस्ट पर 100 पीसेस, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, देखो सिंपल है। 180 यूनिट बनाने पे कितना पैसा दिया गया, डे वेजेस बेसिस पे 600, ठीक है। डे वेजेस पे हमें लेबर कॉस्ट पर 100 पीसेस कैलकुलेट करना है। तो ये 600 दिया गया है 180 पीसेस के लिए, तो 100 पीसेस के लिए कितना देना पड़ेगा, यूनिटरी मेथड। 180 के लिए 600, तो 1 के लिए कितना होगा, 180 के लिए 600। हाँ बोलो। 100 के लिए 333.33। हाँ, इंटू 100 कर दो तो आंसर आ जाएगा। तो 600 डिवाइडेड बाई 180 इंटू 100, तो 333.33, ठीक है। ये पेमेंट हमें करना पड़ेगा। सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट वाला भी कैलकुलेट करेंगे, करो इसी तरह से। तो कितना हो जाएगा, 600 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100, देखो कितना होता है। 500। अच्छा, ये 500 हो जाएगा, और ये तो दिख ही रहा है, ये हम लोग का कितना हो जाएगा, सॉरी ये 600 बाई 100 होगा ना, 600, ठीक है 600। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें और एक क्वेश्चन जो है ऐड कर रखा है। और एक क्वेश्चन क्या ऐड कर रखा है, ऑल्सो कैलकुलेट अंडर द अबव स्कीम। ये सारे स्कीम पे द एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर द कंपनी टू प्रोड्यूस 100 पीसेस। एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करने बोला है 100 पीस प्रोड्यूस करने पे। तो देखो एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। एवरेज कॉस्ट टू प्रोड्यूस 100 पीसेस, ठीक है। ये लैंग्वेज देखने से तुम लोग समझोगे कि क्या बोल रहा है। एवरेज कॉस्ट कितना लगेगा अगर हम लोग 100 पीसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं तो, ठीक है। तो देखो 1800 पीसेस प्रोड्यूस, अगर सॉरी 1800 रुपीज हमारा कॉस्ट हो जाता है अगर हम लोग कितना पीसेस बनाते हैं, 500 ना। ये 500 आ रहा है कि 400 आ रहा है, 400 आ रहा है, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे पर पीसेस के हिसाब से, तो 1800 देना पड़ता है 400 पीसेस के लिए, यूनिटरी मेथड। 400 के लिए 1800 रुपीज, 1 के लिए 1800 डिवाइडेड बाय 400, तो 100 के लिए कितना हो जाएगा, एवरेज बोला है मतलब ओवरऑल, इंडिविजुअली मत कैलकुलेट करो, एवरेज मतलब ओवरऑल। तो ओवरऑल 1800 पे हो रहा है 400 यूनिट के लिए, ठीक है। तो 100 के लिए कितना हो जाएगा, 1800 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 100, कितना हो जाएगा, देखो कितना हो। 450। अच्छा 450 रुपीज, ठीक है। इसी तरह से हम लोग डे वेजेस, ये एक वाला एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, मतलब ये वाला पॉइंट 1। अब हम लोग पीस रेट बेसिस पे सेम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो पीस रेट बेसिस पे, तो पीस रेट बेसिस पे कैसे होगा, देखो पीस रेट बेसिस पे भी वही 3 वर्कर है, ए बी सी, ठीक है। अच्छा, आउटपुट कितना है, पीस रेट मतलब तो पीसेस के हिसाब से पेमेंट होगा, तो इसने 180 पीसेस बनाए हैं,
180, 120, 100, ठीक है। और पीस रेट क्या है वो देखो, पीस रेट, पीस रेट मतलब एक पीस बनाने से कितना पेमेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है कि 1 घंटे में 10 यूनिट बनता है। सोचो 1 घंटे में बनता है 10 यूनिट, ठीक है। और 1 घंटा काम करने पे 75 रुपीज मिलता है। तो हम लोग बोल सकते हैं 10 यूनिट बनाने से 75 मिलता है, क्योंकि हमें यूनिट में ट्रांसफर करना है। तो 1 यूनिट बनाने पे कितना मिलेगा, 75/10 यानी 7.50, ठीक है। तो इस तरह से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर डायरेक्टली नहीं दिया है, तो हमें खुद से उसको लिंक बना के देखना पड़ेगा कि कितना हो रहा है। तो 1 यूनिट बनाने का, सॉरी, 10 यूनिट बनाने पे 1 घंटा लगता है, ठीक है। 10 यूनिट बनाने पे 1 घंटा लगता है, 1 घंटे के लिए 75 पे होता है। तो इसका मतलब हम लोग ये कंक्लूजन ला सकते हैं कि 10 यूनिट बनाने के लिए 75 रुपीज पे होता है। तो यूनिट 1 यूनिट बनाने का 7.5 हो जाएगा, ठीक है। तो पीस रेट कितना हो जाएगा, 7.5, 7.5, 7.5। कैसे करके कैलकुलेट हुआ, इस तरह से 75/10, ठीक है। 75/10 इस तरह से कैलकुलेट हुआ। पीस रेट पता चल गया। अब हम लोग वेजेस भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैसे होगा, 180 इंटू 7.5, देखो कितना होता है, 180 इंटू 7.5, तो ये कितना हो गया, 1350। 120 इंटू 7.5 कितना हो जाएगा, 900। 180 इंटू 7.5 ये कितना हो जाएगा, 750। टोटल करो, 3000, ठीक है। 3000 हो गया। अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा सेम यही वाला चीज, ये हर जगह पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेबर कॉस्ट पर 100 पीसेस, बोलो यहाँ पर कैसे कैलकुलेट होगा, लेबर कॉस्ट पर 100 पीसेस, बोलो कितना होगा। मैंने यूनिटरी मेथड तो सिखाया है, उसी को फॉलो करना पड़ेगा। 180, 180 यूनिट के लिए अगर इतना है तो 100 यूनिट के लिए कितना होगा, 1350 डिवाइडेड बाई 180 इंटू 100। क्योंकि लिंक करो ना, 180 यूनिट के लिए 1350, 1 यूनिट के लिए कम, कम यानी डिवाइड, 1350/180, तो 100 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा, देख लो कितना होता है। हम कैलकुलेटर पे देख रहे हैं, 750। 750। हाँ 750, उसके बाद वाला बोलो। 120 यूनिट के लिए 900, तो 1 यूनिट के लिए कम हो जाएगा, 900 डिवाइडेड बाई 120, तो 100 यूनिट के लिए कितना होगा देखो। और यहाँ पर 750। यहाँ भी 750 आ गया, ठीक है। तो 100 यूनिट के लिए 750, तो यहाँ पर तो 750 आएगा। और कैलकुलेट करके क्या होगा, हमें 100 यूनिट का पूछा था और इसने 100 यूनिट ही किया है, तो ये 750 डायरेक्टली आ जाएगा ना, हमें और लिखने का जरूरत नहीं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली। ये देखो एक ही बात है, 750/100 इंटू 100 होगा, 750 ही आएगा ना, 100 यूनिट का ही दिया हुआ है। और एक बार कैलकुलेट करना पड़ेगा एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर। ये देखो जैसे यहाँ पर कैलकुलेट किया, हर जगह पे वही करना है, एवरेज कॉस्ट टू प्रोड्यूस 100 पीसेस, तो एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर प्रोड्यूस 100 पीसेस, ठीक है। ये टोटल कितना पीसेस है, ये है 400 पीसेस। 400 पीसेस का एवरेज 3000। एवरेज अलग अलग नहीं, अलग अलग तो 1350, 900, 750, 180 के लिए 1350, ये सब अलग अलग। लेकिन एवरेज अगर करते हैं तो 3000 रुपीज दिया जाता है 400 यूनिट के लिए। तो 400 के लिए 3000, 1 के लिए कम, 3000 डिवाइडेड बाई 400, तो 100 पीसेस के लिए कितना हो जाएगा, देखो कितना होगा, 750 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड करके देख लो, कैलकुलेट करके 750 हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट देखो, यहाँ पर इसी तरह से हमें हाल से और रोवन चेक करना है, ठीक है। तो देखो हाल से और रोवन चेक कर लेते हैं। तीन वर्कर है, ए बी और सी, ठीक है। और इनका आउटपुट क्या है, आउटपुट है 180, 120 और 100, ठीक है। टोटल 400। अब हाल से में हमें क्या देखना है, टाइम सेव देखना है, ठीक है। तो टाइम टेकन कितना है बताओ, इन्होंने ये जो प्रोडक्शन किया है ये कितने टाइम काम करके किया है, इन्होंने जो ये प्रोडक्शन किया है ये कितने टाइम काम करके किया है, ये सारी चीजों तो हमें क्वेश्चन को देख के ही समझना पड़ेगा ना। इन्होंने ये जो प्रोडक्शन किया है कितने टाइम पे किया है, ये देखो ये प्रोडक्शन कैसे किया है, 180, 120 एंड 100 यूनिट ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट इन ए नॉर्मल डे ऑफ 8 आवर्स इज टेकन फॉर स्टडी। तो स्टडी करने के लिए ये 3 वर्कर को चूज किया गया है कि इन पे एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि ये एक दिन में कितने
इतना प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो 8 घंटे में इतना इतना प्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो 8 घंटा मतलब पर डे का काम, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्शन हुआ है ये कितने टाइम काम करके हुआ है, 8 आवर्स के लिए, ठीक है, 8 आवर्स के लिए हुआ है। और स्टैंडर्ड टाइम कितना है, स्टैंडर्ड टाइम कितना है, कैसे कैलकुलेट करोगे, ये देखो बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे, ये लाइन से कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। 10 यूनिट बनाने में 1 आवर लगता है, सोचो 10 यूनिट बनाने में 1 आवर लगता है, ये तो हमारा स्टैंडर्ड है, तो 180 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए बताओ। 10 आवर्स लगता है 1 यूनिट बनाने में, तो 180 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए, 10 आवर्स लगता है, 18। 18 आवर्स लगेगा, है ना। तो क्या इन्होंने टाइम सेव किया है, बोलो क्या इन्होंने टाइम सेव किया, क्योंकि हेल्थ से कर रहे हैं तो टाइम सेव तो देखना पड़ेगा। 18 आवर्स यस का मैम काम, किया है 10 आवर। 10 आवर्स। अब इनका बताओ, इनका स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा, 1 यूनिट बनाने में 10 आवर्स लगता है, ये तो मैं पता ही, 1 यूनिट इक्वल टू 10 आवर, ये क्वेश्चन में दे रखा है, इसके हिसाब से हम लोग करेंगे, तो 120, 12 लगना चाहिए, बट इन्होंने 8 आवर्स में काम कंप्लीट कर लिया, तो कितना टाइम सेव किया, 4। 4। अच्छा अब यहाँ पर देखो 100 यूनिट बनाने में कितना टाइम 10। लगना चाहिए, 10, और इन्होंने 8 आवर्स में काम कंप्लीट कर लिया, तो कितना टाइम, 2 आवर्स बचा लिया। अच्छा अब टाइम सेव हो गया, अब हम लोग को बोनस कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब हम लोग बोनस कौन सा स्कीम है, हेल्थ से, तो हम लोग यहाँ पर बोनस कैलकुलेट करें। बोनस कैसे होता है, 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू वेज रेट, तो 50% ऑफ 10 आवर्स इनटू वेज रेट, 50% ऑफ 4 आवर्स इनटू वेज रेट, ठीक है, 50% ऑफ 2 आवर्स इनटू वेज रेट। वेज रेट कितना है, वेज रेट कितना है ये चेक करते हैं, वेज रेट है हम लोगों का 75 पर आवर। अब 75 भी अप्लाई करना चाहिए ना, सोचो ये भी लॉजिक है, क्योंकि ये आवर आएगा, 50% ऑफ 10 आवर करोगे तो कितना आएगा, 5 आवर्स आएगा, तो 5 आवर्स अगर है तो हमें आवरली वेज रेट ही ना लगाना चाहिए, तो यहाँ पर 75, यहाँ पर भी 75, यहाँ पर भी 75, तो बोनस का वैल्यू कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करके देखो, ये हो गया 5 आवर्स, 5 आवर्स इंटू 75 कितना होगा, कितना हो जाएगा, 5 आवर्स इंटू 75, 75 इंटू 5, 375, ठीक है। यहाँ पर 4 यानी 2 इंटू 75 कितना हो जाएगा, 150, ठीक है। और यहाँ पर हो गया 50% ऑफ 2 यानी 2 का आधा 1 इंटू 75, 75, ठीक है। ये हो गया बोनस का कैलकुलेशन। और नॉर्मल वेजेस, फिर टोटल वेजेस, ठीक है। नॉर्मल वेजेस कितना हो जाएगा, नॉर्मल वेजेस हो जाएगा जितना टाइम टेकन है 8 इंटू 75 करके, तो हर जगह पे एक ही जैसा होगा, 8 इंटू 75 यानी 600, ठीक है। हर जगह पे 600 होगा, 8 इंटू 75, क्योंकि सभी का टाइम टेकन 8 आवर्स है, ठीक है। तो 600 600, तो टोटल वेजेस ये दोनों का एडिशन 975, ठीक है। अच्छा यहाँ पर टोटल करो 750, यहाँ पर टोटल करो 675, ये हो गया हम लोगों का टोटल वेजेस। अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, और एक कॉलम करने से ठीक रहता, चलो यहाँ जगह नहीं है, हम नीचे कॉलम कर लेते, ठीक है। यहाँ पर हमें और एक कॉलम करना पड़ेगा, दैट इज लेबर कॉस्ट पर 100 पीसेस, ठीक है। लेबर कॉस्ट पर 100 पीसेस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो लेबर कॉस्ट कितना है, ये जो आया है 975, ये कितने पीसेस के लिए आया है, 975 आया है 180 पीसेस के लिए, इनटू 100, तो देखो कितना होगा, 975 डिवाइडेड बाई 180 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 541.67 आ रहा है, ठीक है। तुम लोग कैलकुलेटर में देखो, हम कैलकुलेटर में ही देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना हो रहा है, 750 फॉर 120 यूनिट, तो 750 फॉर 120 यूनिट इनटू 100, तो यहाँ पर जितना आ जाएगा देखो कितना आ रहा है, और उसके बाद का होगा 625। अच्छा 625 आ गया। अच्छा यहाँ पर नीचे 100, और यहाँ पर कितना आया था टोटल, 675, ये 675 भी हो जाएगा, ठीक है, 675। अब एवरेज कॉस्ट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर द कंपनी टू प्रोड्यूस 100 पीसेस,
ठीक है। एवरेज कॉस्ट कितना हो जाएगा, देखो एवरेज प्रोडक्शन कितना यूनिट हुआ है, एवरेज कॉस्ट ये देखो 400 यूनिट प्रोड्यूस हुआ है और उस पे हम लोग का टोटल कॉस्ट कितना लगा है, इसका एडिशन करने से पता चल जाएगा टोटल कॉस्ट कितना लगा है। कितना होगा 975 प्लस, 2400। अच्छा 2400 आ रहा है ना, 2400 पे हो रहा है, ठीक है। तो 2400 इतना पेमेंट हुआ, इतना यूनिट, क्योंकि यूनिट बेसिस पे ही हमें बोला है, तो 100 पीसेस का एवरेज कॉस्ट कितना हो जाएगा, 6 रुपया पर पीस हो रहा है, तो 600 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग रो वन का भी कर लेंगे। तो ये देखो रो वन का भी जब हम लोग करेंगे तो ये सब हमारा सेम ही रहेगा, ठीक है। हमें सिर्फ बोनस अलग से कैलकुलेट, हम बोनस का कॉलम बना लेते हैं अलग से, ठीक है। नॉर्मल वेजेस भी वही रहेगा, बोनस और टोटल वेजेस का बना लेते हैं, बाकी सेम होगा, तुम लोग गैप रख दो और कर लो, ठीक है। हम यहाँ पर रो वन लिख के दो ही कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। पहला हो जाएगा बोनस। बोनस कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पर लिख लेते हैं ABC, ठीक है। बोनस कैसे कैलकुलेट होगा, टाइम सेव डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड। टाइम सेव कितना है, 10/18, 10/18 इंटू नॉर्मल वेजेस, ठीक है। नॉर्मल वेजेस सभी का कितना आया था, नॉर्मल वेजेस सभी का आया था 600 करके, शायद चेक करते हैं, 600 करके, ठीक है। तो इंटू 600 ये रो वन का बोनस, तो देख लो कितना होगा। अच्छा फिर उसके बाद ऐसे ही 600 ही होगा क्योंकि ये सभी का फिक्स था। और टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड, तो ये देखो टाइम सेव्ड कितना है, 4 आवर्स, टाइम अलाउड 4/12 और 2/10 हो जाएगा, 4/12 और 2/10। ये करने पे हमें रो वन में बोनस मिल जाएगा, तो कितना होगा देखो 6000 डिवाइडेड बाई 18, 33 पॉइंट कुछ आ रहा है, 750। 750 आ रहा है, अच्छा ये 200 आ रहा है, मैं वही कर लिए, 8 कर लिए, इसलिए मेरा आ रहा है। ओह अच्छा तब ठीक आ रहा था मेरा, 10/18 इंटू 600, 333 आ रहा है, 333 ये सही आ रहा है, ये 200 ही होगा, ठीक है। अब हम लोग टोटल वेजेस कैलकुलेट करते हैं, टोटल वेजेस, ठीक है। टोटल वेजेस कितना हो जाएगा, 600 प्लस 333, तो 933, ठीक है। 600 प्लस 200 मतलब 800, और 600 प्लस 120 यानी 720, ठीक है। अब नेक्स्ट ये वाला कॉलम कर लेते हैं, लेबर कॉस्ट पर 100 पीसेस, लेबर कॉस्ट पर 100 पीसेस, ठीक है। तो ये कितने पीसेस के लिए है, 933 है, ये 180 और ये 120 और 100, ये 180 पीसेस के लिए है। 933 डिवाइडेड बाई 180 इंटू 100 जितना होगा, 800 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100, 100 पीसेस का कॉस्ट निकल रहा है। 720 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, तो ये तो 720 हो जाएगा, ये कितना होगा देख लो, 800 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100, तो ये कुछ पॉइंट में आ रहा है मेरा, तो 666 ऐसे आ रहा है, 666.67, ठीक है। ये बोल सकते हैं 67 आ रहा है। अच्छा और ये कितना हो जाएगा, 933 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 180, तो ये हो गया 518.33। अच्छा ये हो जाएगा। अब हमें और एक आंसर कैलकुलेट करना है, लास्ट आंसर, दैट इज एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर टू प्रोड्यूस 100 पीसेस, ठीक है। तो देखो 400 यूनिट प्रोड्यूस करने का टोटल खर्चा कितना हो रहा है, ये टोटल करने से पता चलेगा, देख लेते हैं। 518.333 प्लस यहाँ पर हो गया 666.67 प्लस 720, कितना आ रहा है ये वाला, सॉरी ये वाला क्यों, ये टोटल करना चाहिए ना, हम ये वाला कर रहे हैं गलती से। 2453।
हाँ ये वाला होगा, ये वाला होगा ना, ये नहीं होगा, ये तो 100 पीसेस का कॉस्ट है। हम लोग तो 400 पीसेस का निकालेंगे तब तो हमें पता चलेगा कि एवरेज कितना हो रहा है, उसके बाद 100 पीसेस का एवरेज निकालेंगे। 2453 एवरेज टोटल कॉस्ट है 400 यूनिट का, तो एक एक यूनिट का कितना है निकल जाएगा इंटू 100। तो ये 2453 डिवाइडेड बाई 4 करने से ही पता चलेगा। 2453 डिवाइड 613.25। 613.25 आ रहा है मेरा, यही वाला है आंसर, 613.25 ये वाला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वैसे कुछ अलग नहीं है, मतलब कुछ नया सीखने जैसा नहीं था इसमें, लेकिन क्वेश्चन का जो मतलब लैंग्वेज दिया हुआ है, जिस तरह से पूछा है, अगर इस तरह से इतना सारा ना भी पूछे, अगर एक पॉइंट भी पूछ ले तो तुम लोग को पता होना चाहिए कि कैसे हमें सॉल्व करना है, कोई भी एक पॉइंट पूछ ले। तो ये सेकंड नंबर वाले क्वेश्चन में बेसिकली पूछा क्या था, डेली वेजेस बताओ पहले, फिर पीस रेट बेसिस पे बताओ, हालसे बेसिस पे, रोवन बेसिस पे, पहला ये। उसके बाद हम लोग को बोला था कि हर एक प्रोसेस में 100 लेबर कॉस्ट पर 100 पीसेस बताओ, तो हम लोगों ने देखा कि पीस हिसाब से कितना पेमेंट हो रहा है, 100 पीसेस का क्या होगा। फिर बोला था एवरेज 100 पीसेस का कॉस्ट बताओ इस मेथड से, तो इस मेथड में टोटल कितना यूनिट प्रोडक्शन हुआ, कितना पेमेंट हुआ, 100 का क्या होगा। इस तरह से हम लोगों ने सारे 4 प्रोसेस में उसी तरह से किए, यहाँ भी लेकिन बाकी कॉलम बनेगा, लेकिन मैंने थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए क्या किया, ये कॉलम नहीं बनाया। तुम लोग ऐसे ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम, ये सारे कॉलम बना सकते हो। और यहाँ पर देखो ऐसे प्रिपेयर भी करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड टाइम क्या है, डायरेक्टली नहीं दे रखा था, तो इसको ये वाला क्वेश्चन अगर पूरा एक साथ ना भी आए तो अलग अलग भी अगर आ जाए तो भी तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, इसलिए मैंने करवा दिया बस, और तो कुछ नहीं था। ये वाला हम शेयर कर देंगे तुम लोग के साथ, ये दो क्वेश्चन जो ऐड किया ना, तो तुम लोग ये पीडीएफ को सेव कर लेना सेम क्वेश्चन के साथ, बस ये दो क्वेश्चन एडेड है, बाकी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। लेबर जो है ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ओवरहेड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लेबर यहाँ तक ही करते हैं, और तो कुछ मुझे नहीं दिख रहा है। बाकी क्वेश्चन अलग अलग तरीके का होता है, तुम लोग अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, पहले यही सारा प्रैक्टिस करो, ये काफी क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा फिर देखते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज लेकिन है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैंने मुझे लगा था कि आज हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा स्टार्टिंग में इश्यूज हो गया, इस वजह से नहीं हो पाया। ये वाला जो पीडीएफ है ना, इस पीडीएफ से मैंने एक नोट डाउन कर रखा है, तुम लोग भी एक बार देख सकते हो, जिन लोगों ने पूरा लेबर का क्लास कर रखा है, क्या मेरा नोट डाउन सही है कि नहीं, तो मुझे नेक्स्ट क्लास में बता सकते हो कि कुछ क्वेश्चन मुझे लग रहा है बाकी है ये वाले पीडीएफ से, जो ग्रीन वाला है वो नहीं। ठीक है, तो एक बार नोट डाउन कर लो मैंने जो किया है, तुम लोग भी चेक करके मुझे बताना कि सही मैंने बोला है कि नहीं। ठीक है, कि कौन कौन सा क्वेश्चन हमारा बाकी है, 1 2 3 4 एंड 10। ठीक है, मुझे लगता है ये कुछ क्वेश्चन हमारा लेबर का बाकी है ये वाले पीडीएफ से। ठीक है, तो ये नेक्स्ट दिन हम बता देंगे, नहीं तो ये रह जाएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट दिन हम बता देंगे 1 2 3 4 और 10। तो तुम लोग एक बार मुझे कंफर्म करना ये बाकी है कि नहीं। और जो ग्रीन वाला पीडीएफ है ना, ग्रीन वाला पीडीएफ ये वाला जो है, इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन बाकी है जो जिसका जरूरत नहीं, क्वेश्चन नंबर 11, ये क्रॉस लगा दो, इसका जरूरत नहीं, वो थियोरिटिकल क्वेश्चन है, वो पीडीएफ कंप्लीट हो चुका है। बस इस पीडीएफ से ये 4 या 5 क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट दिन ये बता के अगर टाइम होगा तो हम लोग ओवरहेड स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज दूसरे दिन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। রাখছি ম্যাম। अच्छा।